नमस्कार साथियों, मनोविज्ञान की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम उरी ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा दिए गए विकास का एक सिद्धांत है, उसकी चर्चा करेंगे जिसका नाम है जैव पारिस्थितिकीय सिद्धांत, जिसको बायो इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट भी बोला जाता है। यह सिद्धांत परीक्षा में विकास से संबंधित जो चैप्टर है उसमें पूछा जा सकता है। बिल्कुल तैयार रहे उरी ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर के सिद्धांत के से। क्या होता है ये सिद्धांत? तो ये उरी ब्रॉनफ्रेनर के साथ साथ एक नाम देखिए, मनोविज्ञान में किसी सिद्धांत के प्रतिपादक कभी कभी कलेक्टिव हुए हैं, जैसे कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बाल्डूरा ने भी दिया था और वाल्टर्स ने भी दिया था। वैसे ही जैव पारिस्थितिक सिद्धांत जो विकास का है उसमें महत्वपूर्ण नाम तो आएगा उरी ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर का, लेकिन इसके साथ एक दूसरा नाम जुड़ता है, वह है इवांस। तो ये इवांस इसके सहयोगी थे। तो उरी ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर और इवांस, इन दोनों के सहयोग से ही जैव पारिस्थितिक सिद्धांत की रचना की गई थी। क्या होता है ये सिद्धांत, इसकी व्याख्या करेंगे। तो मैंने ये 4 पॉइंट लिखे हैं। इस 4 पॉइंट को पढ़ने से पहले एक थोड़े से बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। उरी ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर, शॉर्ट में लिखेंगे इसका नाम ब्रेनर। ब्रेनर एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिनका जन्म है वह मॉस्को में हुआ था, लेकिन इनका बाद का जीवन है वह अमेरिका में व्यतीत हुआ, अर्थात अंतिम समय में यह अमेरिका में चले गए। यह एक किताब लिखी थी इन्होंने, वह किताब आपको याद रखनी है, वह है टुवार्ड एन एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजी ऑफ टुवार्ड एन एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इस किताब के अंतर्गत ही उन्होंने अपना बायो इकोलॉजिकल थ्योरी, इस सिद्धांत को बोला जाता है बायो इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, और इस सिद्धांत को बोला जाता है जैव पारिस्थितिक सिद्धांत। तो यह किताब लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? उरी ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर। इवांस ने किताब नहीं लिखी थी, ये किताब है वह उरी ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर ने लिखी थी, लेकिन इवांस ने इस सिद्धांत को थोड़ा सा विस्तृत करने में अपना योगदान दिया था। तो उरी ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर के बारे में आपको कितनी बातें याद रखनी है वो समझे। तो एक तो हो गया किताब का नाम, कौन सी किताब थी। किताब के साथ साथ यह रूस से संबंधित थे, बाद में अमेरिका चले गए और इन्होंने अमेरिका में एक प्रोग्राम चलाया था, हेड स्टार्ट प्रोग्राम। यह हेड स्टार्ट प्रोग्राम है वह गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए चलाया गया था। गरीब बच्चों की शिक्षा, यह बहुत दयालु थे। ऐसे वंचित बच्चे जो अच्छे स्कूल में नहीं जा पाते थे, उनको अच्छी पाठ्येतर क्रियाएं कराने के लिए ही यह हेड स्टार्ट प्रोग्राम चलाया था, और इसी के कारण यह मशहूर भी हुए थे अमेरिका में। इस हेड स्टार्ट प्रोग्राम का थीम क्या था? तो ये 4 बिंदु आपको याद रखने हैं। यह 4 बिंदु है वह हेड स्टार्ट प्रोग्राम के ही आउटकम थे। इसमें सबसे पहला बिंदु है वह आपको याद रखना है कि बचपन क्या होता है। बचपन के बारे में उन्होंने कुछ 4 लाइनें बोली थी। बचपन अत्यंत संवेदनशील अवस्था है और यह मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है, अर्थात बाल्यावस्था में जो आदतें बन गई वो स्थायी हो जाती है। इसका प्रभाव व्यक्ति के संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। बचपन में आपने जो भी सीखा वह कहीं न कहीं आपके अग्र जीवन में काम आएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट, एक व्यक्ति का जीवन उसके बचपन के अनुभवों को प्रतिबिंबित करता है, अर्थात आपका वर्तमान व्यवहार है वह कहीं न कहीं आपके बचपन से संबंधित है। तो उरी ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर ने अपना हेड स्टार्ट प्रोग्राम था, उस हेड स्टार्ट प्रोग्राम में बचपन से संबंधित 4 बिंदुओं पर सबसे प्रमुख चर्चा की थी, और इन 4 बिंदुओं पर चर्चा के पश्चात उन्होंने अपना जैव पारिस्थितिक मॉडल दिया। इस जैव पारिस्थितिक मॉडल में 5 तंत्र का वर्णन किया। इसे कभी कभी 5 तंत्र मॉडल या 5 प्रणाली मॉडल के नाम से भी जाना जाता है।
5 तंत्र मॉडल या 5 प्रणाली मॉडल के नाम से जाना जाता है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो यह उरी ब्रॉनफ्रेंडर की ही अवधारणा थी और उन्होंने एक बचपन में किस प्रकार से एक बालक का संपूर्ण जीवन प्रभावित होता है, इसके लिए 5 मंडल बनाए थे। तो इसी सिद्धांत को बोला जाता है 5 मंडल सिद्धांत, 5 तंत्र सिद्धांत, 5 प्रणाली सिद्धांत, और सबसे इम्पोर्टेंट नाम है जैव पारिस्थितिक विकास का सिद्धांत। तो जैव पारिस्थितिक विकास का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। उरी ब्रॉनफ्रेंडर ने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए 5 मंडल बताए थे। इस 5 मंडल की चर्चा करेंगे। यह 5 मंडल है, इनको ध्यान से देखेंगे। 5 मंडल किस किस की व्याख्या करते हैं, यहाँ अंग्रेजी में नाम लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला एक मंडल लिखा है माइक्रो सिस्टम, माइक्रो के बाद दूसरा है मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम। तो उरी ब्रॉनफ्रेंडर ने एक बच्चे की विकास में 5 मंडलों की योगदान की चर्चा की थी। यह 5 मंडल क्रमानुसार इस प्रकार से होते हैं, इनको नाम दिए गए थे इस प्रकार से। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ। सबसे पहला मंडल कहलाता है लघु मंडल। लघु मंडल को यहाँ पे परिभाषित किया गया है सबसे पहला, जिसको बोलते हैं माइक्रो सिस्टम। दूसरा इससे बड़ा होता है जिसको मीजो सिस्टम बोलते हैं, और इसी मीजो सिस्टम को बोला गया मध्य मंडल। तो लघु मंडल के पश्चात मध्य मंडल, मध्य मंडल के पश्चात तीसरा था बाह्य मंडल। बाह्य मंडल, बाह्य मंडल के बाद चतुर्थ जो मंडल आता है जो बच्चे को प्रभावित करता है वह है वृहद मंडल, और वृहद मंडल के बाद 5वां मंडल आता है जिसको बोला जाता है क्रोनो मंडल। इसी क्रोनो मंडल को घटना मंडल के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रश्न किस प्रकार से पूछता वो जरूर ध्यान रखें। उरी ब्रॉनफ्रेंडर ने अपना मॉडल है वह 3 बार संशोधित किया। 1970 में दिया, 1980 में एक संशोधन किया, और जब 2005 में इनकी मृत्यु हुई उसके पहले एक संशोधन किया था। तो 1970, 1980 और 2005। इम्पोर्टेंट क्या है, आप इग्नू की साइट पे जाएंगे या इग्नू का स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे तो इस इग्नू की किताब में आपको 4 मंडल मिलेंगे। ये 4 मंडल वृहद मंडल तक है, अर्थात 1980 तक उरी ब्रॉनफ्रेंडर ने 4 मंडलों की चर्चा की थी, लेकिन अपना अंतिम संशोधन किया था 2005 में। तब उन्होंने एक मंडल जोड़ा था जिसका नाम है क्रोनो मंडल, जिसको बोलते हैं क्रोनो सिस्टम, और इसे घटना मंडल के नाम से जाना जाता है। यह 5 मंडल किस किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, सिंपलेस्ट 5 प्रश्न में खत्म कर देंगे इसको। यह 5 मंडल है वो किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला है लघु मंडल। सबसे पहले आता है लघु मंडल, और इसी लघु मंडल को माइक्रो सिस्टम कहा जाता है। अंग्रेजी नाम पूछे जाते हैं, एनटीटी में इसका अंग्रेजी नाम पूछा गया था, ध्यान रखें। इसको माइक्रो सिस्टम के नाम से जाना जाता है। माइक्रो सिस्टम क्या होता है, जिसमें बालक पर सबसे पहला प्रभाव पड़ता है, अर्थात एक बालक है उस बालक का निकटतम मंडल, बालक का सबसे निकटतम मंडल लघु मंडल होता है, और यह हमेशा प्रत्यक्ष वातावरण होता है जिसमें वह रहता है। अर्थात बालक का जीवन जहाँ से प्रारंभ होता है वही इसका लघु मंडल है, अर्थात सबसे निकटतम है जिसमें सबसे ज़्यादा रहता है, और कहीं न कहीं उसका वातावरण वो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो ये प्रश्न पूछा गया है, इसको ध्यान से समझें। एनटीटी में कौन कौन से ऐसे संस्थाएं हैं जो इस लघु मंडल में आती है। तो परिवार बिल्कुल इसका निकटतम भाग है, परिवार लघु मंडल का हिस्सा है। विद्यालय, विद्यालय भी लघु मंडल का हिस्सा है, इसमें शिक्षक सहपाठी सारे आगे सहपाठी, और पास पड़ोस, ये सभी उसके निरेश पॉइंट होते हैं जहाँ से वह अंतर क्रिया करता है। तो परिवार, विद्यालय, सहपाठी और पास पड़ोस ये लघु मंडल की श्रेणी में आते हैं, और सबसे ज़्यादा यही प्रभावित करते हैं। और लघु मंडल हमेशा द्विदिशीय होता है।
ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द्विदिशीय होता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, द्विदिशीय का अर्थ भी समझ ले कि एक बालक है वह कई सारे लोगों से मिलता है, परिवार से, विद्यालय से, सहपाठी से, पास पड़ोस से, तो सबसे कुछ न कुछ सीखता है। अर्थात एक बालक है वह सबसे प्रभावित होता है, सबसे प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है? परिवार से प्रभावित होता है, विद्यालय से प्रभावित होता है, सहपाठियों से प्रभावित होता है, पास पड़ोस से प्रभावित होता है, शिक्षकों से प्रभावित होता है। तो इसकी एक डायमेंशन हो गई सबसे प्रभावित होता है, और दूसरा डायमेंशन बहुत इजी है, सबको प्रभावित करता है। ये दोनों दिशा है, खुद भी प्रभावित होता है और सबको प्रभावित करता है, अर्थात इनके व्यवहार को धारण करता है, यानी कि इनसे प्रभावित होता है, और अपने व्यवहार से भी इनको प्रभावित करता है। जैसे कि अपने व्यक्तित्व से, बालक अपने व्यक्तित्व से, या फिर अपने विशिष्ट गुण हैं उन गुणों से बालक है वह परिवार को भी प्रभावित करता है, विद्यालय को, सहपाठी और पास पड़ोस को भी प्रभावित करता है। तो खुद भी प्रभावित होता है और सबको भी प्रभावित करता है, यही कहलाता है द्विदिशीय। तो ये हो गया लघुमंडल। लघुमंडल के बाद दूसरा आता है मीजो सिस्टम, और इसी मीजो सिस्टम को बोला जाता है मध्य मंडल। देखिए, आपको ये कोई व्याख्यात्मक रूप से याद नहीं रखना है, कोई डिस्क्रिप्टिव प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, आपको शॉर्ट में याद रखना है प्रश्न क्या पूछे जाएंगे। तो दो लघुमंडल है, एक लघुमंडल ये हो गया, एक लघुमंडल ये हो गया, यानी कि माइक्रो सिस्टम है। दो माइक्रो सिस्टम है, उन दोनों माइक्रो सिस्टम को जो जोड़ दे, दोनों के मध्य संबंध स्थापित करने का काम करे, वह कहलाता है मीजो सिस्टम। ये प्रश्न पूछा गया, इसको ध्यान रखें। मध्य मंडल क्या होता है? तो अभी अपन ने पहले पढ़ा नंबर 1 लघुमंडल, जैसे कि मान लीजिए ये परिवार है और मान लीजिए ये विद्यालय है। तो परिवार और विद्यालय दो अलग अलग लघुमंडल है, परिवार अलग लघुमंडल है, विद्यालय अलग लघुमंडल है, दोनों को जोड़ने का काम करता है, वह कहलाता है मीजो सिस्टम, या आपस में जोड़ने का काम करता है। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, मान लीजिए एक गरीब परिवार का बच्चा है और एक अमीर परिवार का बच्चा है। अमीर परिवार के बच्चे हैं वह बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, तो जो पाठ्येतर क्रियाएं होती है उनमें बहुत आगे होते हैं, बहुत एडवांस होते हैं। और जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वह पाठ्येतर क्रिया अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ते, इसलिए हो सकता है उनमें इन क्रियाओं का अभाव हो। लेकिन गरीब बच्चे हैं वह कहीं न कहीं सामाजिकता के मामले में बहुत आगे होते हैं, सामाजिकता का गुण बहुत आगे होता है। तो परिवार की बात करें, परिवार और विद्यालय में आपस में जोड़ने का कार्य किया, तो यह कहीं न कहीं इनकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आपको यही याद रखना है मीजो सिस्टम क्या कार्य करता है। तो दो माइक्रो सिस्टम को जोड़ने का कार्य मीजो सिस्टम करता है। इसके बाद तीसरा आता है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल, यहाँ पे निम्न में से कौन सा लघुमंडल है, कौन सा ये मंडल है, पूछा जा सकता है। इसको बोलते हैं एक्सो सिस्टम। यहाँ पे ध्यान रखना, लघुमंडल हमेशा प्रत्यक्ष प्रभावित करता है, लेकिन यह प्रत्यक्ष प्रभावित नहीं करता, यह इसमें प्रभावित करने वाले व्यक्ति की सक्रिय भूमिका का अभाव होता है। सक्रिय भूमिका का अभाव, ये बिल्कुल याद रखें कि प्रभावित करने वाले व्यक्ति की सक्रिय भूमिका का अभाव होता है। और दूसरे संदर्भ में समझें तो इस मंडल में किसी भी बालक पर केवल सामाजिक संदर्भ से निर्मित व्यवस्था, सामाजिक संदर्भ से निर्मित व्यवस्था का ही प्रभाव पड़ता है। इसको सीधा सा समझ सकते हैं, जैसे कि पिता का कार्यस्थल, पिता का कार्यस्थल यह वायुमंडल की श्रेणी में आएगा। दूसरा है जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं कहीं न कहीं बालक के विकास को प्रभावित करती है, तो यह भी बाह्य मंडल में ही आएंगी। अब यहाँ पे क्या मतलब है वो समझ लें। बच्चा स्वयं इस वातावरण का अंश तो नहीं होता। मान लीजिए उसके माता पिता दोनों नौकरी करते हैं, लेकिन इस बालक के पालन पोषण का समय उन्हें नहीं मिल पाता, तो यह बालक धीरे 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 असामाजिक होता जाएगा। तो यह गुण विकसित हुआ वो माता पिता के कार्यस्थल से हुआ, धार्मिक संस्थाओं का भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछा गया था, उस प्रश्न को समझ लें। मान लीजिए एक माता पिता है
उसमें एक बालक है, वह पिता से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, लेकिन ये पिता कुछ महीनों के लिए विदेश कमाने के लिए चला गया। अब पिता दूर हो गए। अब इस बालक का अपनी माता के प्रति व्यवहार किस प्रकार का होगा, क्योंकि जिससे प्रभावित हो रहा था वो अब है नहीं, तो कहीं न कहीं या तो माता के प्रति उसमें द्वेष उत्पन्न हो जाएगा या पिता की अनुपस्थिति में अगाध प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। ये दोनों ही चीज़ें हो सकती है। तो कहीं न कहीं ये बाह्य मंडल है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। तो तीसरा मंडल हो गया बाह्य मंडल। चौथे मंडल की बात करें तो वृहद मंडल आता है। चौथा मंडल है वृहद मंडल। वृहद मंडल, और वृहद मंडल को किस प्रकार से समझे, तो वृहद मंडल, इसको मैक्रो सिस्टम भी कहा जाता है, मैक्रो सिस्टम। और यह उरी ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर के अनुसार सबसे बाह्य मंडल यही था, वृहद मंडल। इसके बाद उन्होंने क्रोनो सिस्टम जोड़ा था। वृहद मंडल में किसका प्रभाव पड़ता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो एक समाज के सांस्कृतिक मूल्य, जितने भी सांस्कृतिक मूल्य है ये प्रभावित करते हैं। हो सकता है उस समाज की प्रथाएं उसको प्रभावित करें। इसके साथ ही सामाजिक आर्थिक स्तर भी हो सकता है, कानून हो सकते हैं, ये सभी जो प्रभावित करे। प्रश्न ये पूछा गया था कि सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य एवं प्रथाएं उरी ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर के अनुसार कौन से मंडल का हिस्सा है, तो ये वृहद मंडल का हिस्सा है। जैसे अपन उदाहरण ले लें, एक गरीब परिवार का बच्चा है, तो गरीब परिवार का बच्चा है वह बहुत कठिन परिश्रमी होता है, इसको बचपन में ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है, और यह जैसे जैसे अपने परिपक्वता की ओर बढ़ेगा, यह कठिन परिश्रम ही उसके भविष्य की आदत के रूप में प्रकट होगी। तो यह जो फैक्टर प्रभावित किया वो वृहद मंडल का होता है। और पांचवा मंडल है क्रोनो सिस्टम। पांचवा मंडल है क्रोनो सिस्टम, जो बाद में जोड़ा गया था। और क्रोनो सिस्टम में आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें किसका प्रभाव पड़ता है, तो सामाजिक ऐतिहासिक घटनाएं, सामाजिक ऐतिहासिक घटनाएं, ये सामाजिक ऐतिहासिक घटनाएं हैं, वह क्रोनो सिस्टम के अंतर्गत आती है। जैसे कि एक बालक के माता पिता का तलाक हो जाए। माता पिता का तलाक होने पर एक बालक के दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, और हो सकता है उसके वयस्कता में यह बहुत ज़्यादा हद तक उसको परिलक्षित हो ये गुण। तो माता पिता का तलाक ये सामाजिक ऐतिहासिक घटना कहलाती है, और यह क्रोनो सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो उरी ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर का ये छोटा सा सिद्धांत है, आपको ज़रूर याद रखना है। धन्यवाद।